रात के करीब 12 बजे का समय था। गांव में चारों तरफ खामोशी छाई थी। 1 घंटे की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। एक बड़ी सी पुरानी हवेली, जो अब एक काल कोठरी के नाम से मशहूर थी, उसके एक बड़े से कमरे में एक लड़की सिमटी बैठी थी। कमरे की दीवारों पर नोचने खरोचने के निशान थे। तरह तरह की डरावनी चित्रकारी हुई है। उसकी आंखों में खौफ और चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वो कभी खिड़की की तरफ देखती तो कभी सामने बने उस बड़े से दरवाजे की तरफ, जैसे उसे लगता है कोई आएगा और उस पर टूट पड़ेगा। मुखिया जी, मैंने काम्या को समर्पण के लिए काल कोठरी में डाल दिया है। बहुत अच्छे। अब घंटा बजना भी बंद हो गया है। समर्पण का समय हो गया है। इस तरफ वो बड़ा सा दरवाजा खुला और उसके अंदर से 2 भयानक पंजे वाला कोई शख्स बाहर निकला। लड़की उसे देखकर बुरी तरह से डर गई। उसकी निगाहों में खौफ उतर आया। मुखिया और उसके आदमी काल कोठरी से कुछ ही दूरी पर खड़े थे। तभी उस लड़की के कपड़े कोठरी की खिड़की से बाहर आ गिरे और उसकी चीखें चारों तरफ गूंज गईं। शाम के 7 बजे जुहू बीच पर हाथों में हाथ थामे आदित्य और जानवी घूम रहे थे। 4 साल हो गए हमें मिले हुए, और ऐसा लगता है कि ये कल की ही बात है, जब मैं क्लास में उदास बैठा था और तुम्हारी एंट्री हुई थी। और मुझे देखते ही तुम मुझ पर फिदा हो गए थे, यही ना? पिछले 4 साल से सुन रही हूँ, और ये भी कि मैं इस बार तुमको अपने मम्मी पापा से जरूर मिलाऊंगा। जानवी, यार आज मैं तुमको सच बता ही देता हूँ, मैं पिताजी से बहुत डरता हूँ। ओहो, पिताजी? मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तुम? वैसे हमेशा तो पापा पापा करते थे, आज वो पिताजी हो गए। मुझे लगता है अभी ठीक समय नहीं है तुमको घर वालों से मिलाने का। समय ठीक कब होगा? जब वो कहेंगे कि आदित्य बेटा, हमने तुम्हारी शादी गांव की एक काली कलूटी लड़की से तय कर दी है, तब। अब जो भी हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे गांव तुम्हारे साथ जा रही हूँ, और पिताजी को कैसे संभालना है ये तुम जानो। 2 दिन बाद आदित्य जानवी के साथ अपने गांव रतनगढ़ के लिए रवाना हुआ। मुंबई से 12 घंटे का सफर तय करके ये दोनों एक बस स्टेशन पर पहुंचे, जहां पर टैक्सी खड़ी थी। फिर वो दोनों उस टैक्सी में बैठ गए। गांव का हरा भरा नजारा देखकर जानवी खुश हो गई। अरे वाह, क्या सुंदर जगह है। ये है हमारा प्यारा सा गांव। टैक्सी के रतनगढ़ के अंदर घुसते ही जानवी के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। तो ये है वो गांव जहां मेरे पिया का बचपन गुजरा है। ये सुनकर आदित्य मुस्कुराया। वो एक बड़ी सी हवेली के सामने पहुंचे। ओह माय गॉड, ये तुम्हारा घर है? इतनी बड़ी हवेली। आओ चलो अंदर चलते हैं। आदित्य जानवी के साथ घर में दाखिल हुआ। उसके सामने उसके पिता योगेश ठाकुर और उसकी माँ मालती खड़ी थी। माँ, पिताजी, कहते हुए आदित्य ने दोनों के पैर छुए। जीते रहो बेटा। जानवी ने भी हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया। नमस्ते बेटा। ये कौन है आदित्य? माँ, ये जानवी है, मेरे ही कॉलेज में पढ़ती है। अच्छा बेटा, दोनों हाथ मुंह धो लो, फिर खाना लगाती हूँ। योगेश ठाकुर मालती की तरफ सवालिया नजरों से देख रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। इन्होंने साथ में खाना खाया और फिर शाम होने पर आदित्य जानवी के साथ गांव में टहलने के लिए निकला। आदित्य, तुम्हारा गांव तो बहुत अच्छा है। चलो अच्छी बात है, तुमको अपना गांव पसंद आया, अपना ससुराल। कुछ ही दूरी पर एक चाय की दुकान थी। वो देखो,
जब भी दादाजी के साथ मैं गांव घूमने जाता था ना, तो मैं हमेशा लौटते समय इस दुकान से दादाजी के साथ चाय पीता था। अच्छा, सो स्वीट। काका, 2 चाय बना दीजिए। बैठो आदित्य बेटा, अभी बनाता हूँ। काका चाय बनाने लगे। तभी घंटे की आवाज आना शुरू हुई। जिसको सुनकर सभी डर से गए। अरे जल्दी शटर गिराओ भैया। काका ने जल्दी से शटर गिरा दिया और बाकी गांव वाले भी अपने अपने घरों में घुस गए। सभी लोग घर के अंदर की खिड़की से देखने लगे। जानवी ये सब देखते हुए हैरान थी कि सब उस घंटे को सुनकर ऐसे डर क्यों रहे हैं। तभी एक बहुत ही अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक आदमी एक औरत को बालों के बल घसीटते हुए लेकर जा रहा है। ये देखकर जानवी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं कि वहां मौजूद कोई भी उसकी मदद करने के लिए बाहर नहीं आ रहा था और छिपकर देख रहे थे। अरे उसे रोको, वो क्यों उस बेचारी लड़की को मार रहा है? जानवी, चुप रहो। वो आदमी उसे काल कोठरी की तरफ ले गया। उसके जाने के बाद सभी लोग घरों से बाहर निकल आए। चाय वाले ने भी शटर उठा दिया। वो आदमी उस लड़की को उसी काल कोठरी में डालकर बाहर निकल आया। फिर वही बड़ा सा दरवाजा खुला, जिसके अंदर से वही भयानक पैरों वाला शख्स बाहर आया और लड़की की चीखें काल कोठरी के बाहर तक गूंज गई। आदित्य, ये सब क्या था? उस लड़की को वो आदमी कहाँ ले गया? और उसकी चीख तो तुमने भी सुनी ना? छोड़ो बिटिया, ये हमारे गांव की पुरानी प्रथा है। तुम चाय पियो। आदित्य भी जानवी की बात को नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन जानवी के मन में सवाल जन्म ले रहा था। करीब 6 दिन बाद इसी गांव का एक किसान मंगरू बहुत डरा हुआ लग रहा था। है मोहिनी की माँ? कहाँ है मोहिनी? वो अपने कमरे में है जी। मंगरू उसके कमरे में गया और बोला, बेटी जल्दी से चल। उसने अपनी बेटी मोहिनी को तहखाने में छिपा दिया। क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया? मैं अपनी बेटी का समर्पण नहीं होने दूंगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मंगरू ने दरवाजा खोला। मुखिया जी, आप? तेरी बेटी मोहिनी कहाँ है मंगरू? मुखिया जी, वो दोपहर को अपनी सहेली के घर जा रही हूं कहकर निकली थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। अच्छा, मतलब तूने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? मुखिया जी, दोपहर से ढूंढता फिर रहा हूं। अब तो आप ही मदद कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर वो सच में खो गई है तो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर ये झूठ है तो तेरी चालाकी तेरे पूरे परिवार पर भारी पड़ेगी। ये कहकर मुखिया वहां से चला गया। अगली सुबह मंगरू खेत पर जाने के लिए निकला। तभी उसको अपने पीछे से भारी सांसों की आवाज आने लगी। उसने पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो हिम्मत करके आगे बढ़ गया। तभी उसे पीछे से आवाज आई, पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मोहिनी बेटी। उसने पीछे पलटकर देखा तो एक पेड़ के नीचे उसे किसी का अक्स नजर आया। मोहिनी बेटी, तू यहाँ क्या कर रही है? वो धीरे से उसके करीब पहुंचा, लेकिन तभी मोहिनी के चेहरे के भाव बदल गए। वो भयानक मर्दानी आवाज में हंसने लगी। तू तेरी बेटी को नहीं बचा सकता। भूत! मंगरू डर गया और अपने खेतों की तरफ भागा। वहां जाकर उसने सुकून की सांस ली। तभी उसने देखा कि पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। ये क्या हो रहा है? तभी एक रस्सी अचानक से उसके पैरों में आ बंधी।
वो रस्सी उसे बुरी तरह से खींचने लगी और वो रस्सी उसको खींचते हुए सीधा कोठरी के अंदर ले गई। वहां जाकर रस्सी खुल गई और दरवाजा बंद हो गया। खोलो खोलो, कोई बचाओ मुझे। तभी एक वही भयानक हंसी उसे सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो उसकी आंखें डर से फट पड़ी। अगली सुबह आदित्य जानवी को गांव के बड़े मंदिर ले गया। हे भगवान जी, जल्दी से हमारी शादी करवा दीजिए। उसी समय एक शादीशुदा जोड़ा भी वहां आया। देखो, कुछ दिन बाद हम दोनों भी ऐसे ही मंदिर आएंगे। ये सुनकर आदित्य मुस्कुराने लगा। कुछ दिन गुजरे। रात के समय फिर से घंटे के शोर से गांव की गलियां गूंजने लगीं। जानवी भी खिड़की पर आकर बाहर का मंजर देखने लगी। आदित्य भी उसके पीछे खड़ा था। ये गांव के लोग घंटा बजते ही घरों में क्यों घुस जाते हैं? छोड़ो ना जानवी। तभी जानवी ने देखा कि जिस लड़की को कुछ दिन पहले जानवी ने मंदिर में देखा, उसे कोई बाल पकड़कर घसीट कर ले जा रहा था। जी देखकर जानवी हैरान रह गई कि उस लड़की को खींचने वाला उसका ही पति था। अरे, ये तो वही कपल है ना जिसको हमने मंदिर में देखा था। ये अपनी पत्नी को इस तरह कहाँ ले जा रहा है? वो आदमी उस लड़की को लेकर कोठरी में चला गया और कुछ देर बाद घंटा बजना बंद हो गया। तभी उस लड़की की तेज चीख गांव में गूंज गई। उसकी चीख सुनकर जानवी के मन में अब कई सवाल उठ रहे थे। आदित्य, मुझे सब कुछ जानना है। यहाँ चल क्या रहा है? जानवी, नहीं, तुमको बताना ही होगा। क्यों उस घंटे के बजते ही सब डर जाते हैं? क्यों लड़कियों के बाल पकड़कर घसीटा जाता है? गांव के लोग क्यों उन लड़कियों को बचाते नहीं? और उस कोठरी में जाने के बाद उन लड़कियों का क्या होता है? मुझे सब जानना है। अब आदित्य समझ चुका था कि वो सच को नहीं छिपा सकता। ये बहुत पुराने समय की बात है। रतनगढ़ में राजा वीर प्रताप का राज था। वैसे तो वो बहुत वीर, बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसकी नजर बहुत गंदी थी। राजा का आदेश था कि जो भी लड़की 25 साल की हो उसे उसके पास भेजा जाए। राजा उस लड़की के साथ 3 रातें गुजारता और उसके बाद वापस भेज देता। उसके बाद ही उस लड़की को किसी और से विवाह योग्य समझा जाता था। यह बहुत ही घिनौना आदेश था, लेकिन प्रजा राजा के डर से इसका पालन करती थी। लेकिन एक रात रतनगढ़ के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने महल में घुसकर राजा को खत्म कर दिया। अब सब बहुत खुश थे। गांव में खुशियां मनाई जा रही थी और अब नए राजा का राज अभिषेक किया गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद राजा की आत्मा एक दानव के रूप में वापस आई और उसने नए राजा को मार गिराया। उसने कहा कि अब रतनगढ़ वासियों को हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अब जब भी कोई लड़की 25 साल की होगी, उसे गांव के लोगों को खुद लेकर महल आना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो उस लड़की के घर में से किसी एक मर्द की मौत जरूर हो। तब से हमारा ये गांव इसी मुसीबत में फंसा है। गांव के लोगों ने लड़कियों को बचाने के लिए 24 साल की होने पर उनको गांव से बाहर भेजने की सोची, लेकिन वो सरहद के पार जा ही नहीं पाते। मजबूरन अब सभी को इस आदेश का पालन करना पड़ता है। हर वो लड़की जो 25 साल की हो जाती है, उसे उस कोठरी में उसी के घर के मर्द छोड़कर आते हैं, और जो ऐसा नहीं करते वो मारे जाते हैं। 3 रातों के बाद जब वो लड़की वापस लौट कर आती है तो उसे पिछला कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन वो कुंवारी भी नहीं रहती। ये सुनकर जानवी हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि आज के आधुनिक जमाने में भी ये जादू टोने और श्राप और आत्माओं के जैसी बातों को इतना महत्व दिया जा रहा है। उसने आगे आदित्य से कुछ नहीं कहा। रात होने पर ठीक 2 बजे वो घर से निकल गई। सभी अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे। उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था।
एक जिज्ञासा थी। वो उस कोठरी के अंदर घुस गई। दरवाजा खोलते ही दूर कुत्ते की रोने की आवाज आई। सामने उसे एक गलियारा नजर आ रहा था, कई कमरों के दरवाजे। यहाँ इतनी सर्दी क्यों है? इन सभी दरवाजों में उसे बड़ा दरवाजा भी नजर आया। तभी गलियारे के एक अंधेरे कोने में किसी का अक्स नजर आया। कौन है वहां पर? वो आवाज सुनकर जानवी भी डर गई। तभी वो अक्स बिजली की रफ्तार से उसके करीब से गुजर गया और एक दरवाजा अपने आप खुला। वो अक्स उसके अंदर समा गया और दरवाजा खटाक से बंद हो गया। जानवी ने ऐसा कुछ पहली बार देखा था। उसे अब ये तो समझ आ गया था कि यहां जरूर कुछ है। उन्हीं में से एक दरवाजा थोड़ा अलग नजर आ रहा था। जानवी ने उस दरवाजे को खोला और उसके अंदर चली गई। वहां एक बड़ा सा बेड था और दीवार पर राजा वीर प्रताप की एक पेंटिंग लगी थी। वहीं अलमारी में एक पुराने जमाने की ताड़ पत्ती वाली किताब भी रखी हुई थी। उसने आगे बढ़कर उसे उठाया ही था कि सामने से एक काले धुएं का भयानक सा झोंका आया। वो झोंका उसको कमरे से बाहर खींच ले गया और वो एक ही झटके में कोठरी से बाहर आ गई। तभी उसकी आंखें बंद हो गईं। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वो कोठरी के आंगन में ही पड़ी थी। वो उसी समय उठी और घर की तरफ भागी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे है। वो घर में आकर चुपचाप अपने कमरे में लेट गई। सुबह होने पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर से एक रात अचानक घंटे की आवाज गलियों में गूंजने लगी। जिसे सुनकर सभी गांव के लोग डर गए थे। हमें पता करना होगा कि किसके घर की बेटी 25 साल होने वाली है। जी मुखिया जी, हम पता लगा कर ही रहेंगे। अगले दिन मुखिया का आदमी गांव के घर घर जाकर दौरा किया और पूरे दिन घूमने के बाद रात को मुखिया के पास आया। मुखिया जी, पूरे गांव में कोई भी ऐसी लड़की नहीं जो 25 की होने वाली है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो घंटा तभी बजता है जब ऐसा कुछ होने वाला होता है। मुखिया जी, योगेश के घर पर उसके बेटे के साथ एक लड़की शहर से आई हुई है। कहीं ये डंका उसी के लिए तो नहीं बज रहा? मुखिया उसी समय योगेश के पास पहुंचा। मुखिया जी, आप? योगेश, तुम्हारे घर में जो लड़की आकर रह रही है, क्या वो 25 साल की है? मुखिया जी, वो इस गांव की नहीं है। वो तो कुछ दिन के लिए ही आई है और वैसे भी वो 20 वर्ष की है। ठीक है, कोई बात नहीं। चाहे वो बाहर से ही क्यों ना आई हो, लेकिन 25 की उम्र होने के समय अगर वो यहां है तो उसको समर्पण करना ही होगा, वरना तुम्हारे घर में मौत का तांडव होगा। हमारा उसमें कोई नुकसान नहीं है, तुम अपना देख लेना। मालती ने भी ये बात सुन ली थी। रात को योगेश के सोने के बाद वो जानवी के कमरे की तरफ रवाना हुई। वो दरवाजा खोलने ही वाली थी कि तभी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे जानवी, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक कहाँ है मेरा? 25 साल की हो गई हूँ, बच्चों वाला गिफ्ट मत दे देना। हे भगवान, ये तो बहुत बुरी खबर है। वो उसी समय कमरे में घुस गई। अरे माँ, आप? बेटा, ये बातों का समय नहीं है। तुम जानवी को लेकर यहाँ से निकल जाओ, जल्दी। लेकिन माँ, ऐसे अचानक क्या हुआ आपको? बेटा, घंटा बज चुका है और गांव में ऐसी कोई लड़की नहीं है जो 25 की हुई हो। सरपंच को जानवी पर शक है। तुम्हारे पिताजी को भी यही लगता है। अगर जानवी की जान बचानी है तो इसे लेकर अभी भाग जाओ। ये सुनकर आदित्य हैरान रह गया। चलो जानवी। आदित्य, हम बाऊजी से बात करेंगे ना? मुझे वैसे भी उनसे बात करनी है। जानवी, बहस मत करो।
जल्दी चलो। फिर ये दोनों उसी समय चुपचाप वहां से निकल गए। आदित्य, मुझे नहीं लगता कि हम सही कर रहे हैं। देखो जानवी, तुम्हारी जान से ज्यादा कुछ कीमती नहीं है। चुपचाप चलो इस जहन्नुम से बाहर। ये दोनों अभी गांव के गेट की तरफ बढ़ ही रहे थे, तभी इनको एक झटका सा लगा। इससे जानवी वापस से गेट के अंदर आ गई और आदित्य बाहर जा गिरा। जानवी! तभी मुखिया अपने आदमी के साथ वहां पहुंचा। उनके साथ योगेश भी था। तुमको क्या लगता है उससे भागना इतना आसान है? मैंने भी मेरी बेटी का समर्पण करवाया था। गांव में रहने वालों को यह करना ही पड़ता है। नहीं सरपंच जी, मैं मेरी जानवी को कुछ नहीं होने दूंगा। तभी आदित्य को एक और झटका लगा और वो हवा में ऊपर उठकर धड़ाम से नीचे आ गिरा। आदित्य! आदित्य बेहोश हो गया। देख ले योगेश, या तो बेटा चुन ले या इस लड़की को बचा ले। तभी घंटा बजने लगा। योगेश ने जानवी के बाल पकड़े और उसको घसीटते हुए कोठरी की तरफ ले जाने लगा। कुछ ही देर में योगेश जानवी को लेकर कोठरी में पहुंचा और उसे धक्का दे दिया। पिताजी! जानवी बाहर भागना चाहती थी, लेकिन तभी योगेश ने दरवाजा बाहर से बंद कर लिया। खोलो, दरवाजा खोलो पिताजी! भयानक आवाजें आना शुरू हो गई थी। जानवी कभी इस तरफ देखती तो कभी उस तरफ। तभी वो बड़ा सा दरवाजा खुला और उसके अंदर से दो भयानक पैर बाहर निकले। उसे देखकर जानवी के रोंगटे खड़े हो गए। उसका शरीर बुरी तरह से सड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। पूरा शरीर खून के जैसा लाल, आंखें नीली, भयानक लंबे नाखूनों वाले हाथ और पैर। उसने जानवी को पकड़ा। जानवी उससे पीछा छुड़ाकर भागी। राजा दानव वो भयानक तरह से गुर्राया और फिर जानवी के पीछे भागा। जानवी भागकर उसी राजा के कमरे में घुस गई जहां वो पिछली बार आई थी। वो वहां पर लगी सभी तस्वीरों को हटा रही थी। न जाने वो क्या ढूंढ रही थी। राजा दानव भी अब दरवाजे के अंदर आने की कोशिश में था। तभी एक तस्वीर के हटते ही उसके पीछे एक छोटी सी अलमारी नजर आई जिसमें एक कलश रखा हुआ था। इस तरफ आदित्य भी होश में आ चुका था। तभी योगेश वहां पर पहुंचा। मुखिया जी, मैंने उसे कोठरी में डाल दिया। बहुत अच्छे योगेश। तभी आदित्य चुपचाप उठा और कोठरी की तरफ भागा। मुखिया जी, आदित्य भाग रहा है। अरे रोको उसे। ये सभी अब आदित्य के पीछे थे। आदित्य कोठरी के अंदर घुस गया। आदित्य बेटा रुको! जानवी! आदित्य ने देखा कि वो राजा की आत्मा, जो कि अब दानव बन चुका है, कमरे में घुस गया है। तो वो भी सीधा उस कमरे में घुस गया। उसने देखा कि सामने ही जानवी दीवार के पास खड़ी है। दानव उस पर हमला करने को तैयार है। तभी जानवी ने अलमारी से वो कलश भी उठा लिया। नहीं! दानव राजा उस पर झपटा, लेकिन वो उस तक पहुंचता उससे पहले ही जानवी ने वो कलश खोलकर उसमें बंद सारी राख दानव राजा पर उड़ेल दी। उस राख के पड़ते ही राजा भयानक अंदाज में चीखने गुर्राने लगा। सभी उस कमरे में पहुंच गए। वो दानव को तड़पता देखकर हैरान थे। वो जमीन पर गिर गया और थोड़ी ही देर में उसका शरीर पूरी तरह से राख बन गया। जानवी! आदित्य ने आगे बढ़कर जानवी को गले से लगा लिया। ये क्या हुआ? क्या राजा का भूत मारा गया? वो कलश, वो सब क्या था? सभी लोग बहुत ही हैरान थे कि जानवी ने दानव को कैसे मारा। मैं कुछ दिन पहले यहाँ आई थी और उस रात मेरे हाथ एक किताब लगी जिसको राजा वीर प्रताप लिखा करते थे। हम हमारी प्रजा से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे कुछ दुश्मन हमें मारकर हमारी प्रजा को अपना दास बनाना चाहते हैं।
उन्हें खत्म करने के लिए हमने तंत्र मंत्र का सहारा लेना सही समझा। उस क्रिया को करने के बाद हमें एक दानव मिला और उस दानव ने हमारी मदद करने से पहले हमसे वादा लिया कि जो वो चाहेगा हमें उसे देना पड़ेगा। हमने बिना सोचे समझे हाँ कर दी थी। युद्ध हुआ और हमने उस दानव की मदद से हमारे दुश्मनों को पराजित कर विजय हासिल की। वीर प्रताप, अब समय आ गया है कि तुम अपना वादा निभाओ। अवश्य, आप हमसे कुछ भी मांग सकते हैं। आज से तुम्हारे राज्य में जो भी स्त्री 25 वर्ष की आयु पर होगी, तुम्हें उसे 3 रातों तक मेरे हवाले करना होगा। ये क्या कह रहे हो? ये हम कैसे कर सकते हैं? अपनी प्रजा के साथ ऐसा अन्याय? ऐसा करना होगा राजा वीर प्रताप। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उस एक स्त्री के बदले मैं तुम्हारे राज्य के 10 पुरुषों के प्राण हरण कर लूंगा। हम अब विवश थे। हम उस दानव के बारे में प्रजा को नहीं बता सकते थे। अतः हमने ऐलान लगवाया कि जो भी स्त्री 25 की आयु पर होगी उसे हमारे साथ 3 रातें गुजारनी पड़ेगी। और फिर सभी प्रजा ने हमारे आदेश का अनुसरण किया। सबको यही लगता था कि हम अपनी ही प्रजा की महिलाओं पर गंदी नजर रखते हैं, लेकिन असल में वो दानव स्त्रियों के साथ रात बिता रहा था। 3 रात गुजर जाने के बाद वो दानव उनके दिमाग से सब कुछ भुला देता था और हम उन्हें वापस भेज दिया करते थे तथा उनका विवाह भी जल्द ही करवा दिया करते थे। लेकिन अब हम उस दानव से आजादी चाहते थे। हमने एक तांत्रिक से इस विषय में बात की। उस दानव को खत्म करना बहुत मुश्किल है। आपको 7 राज्यों से चंदन की लकड़ी मंगवानी होंगी। उसके बाद एक महायज्ञ के जरिए अभिमंत्रित करके उन लकड़ियों की एक भस्म बनाई जाएगी। हमने अपने आसपास के 7 राज्यों से चंदन की लकड़ियां मंगवाई। उसके बाद 7 दिन के महायज्ञ के बाद तांत्रिक ने भस्म तैयार की। बाबा, अब उसे इस भस्म के जरिए कैसे मारा जा सकता है? उसे तुम नहीं मार सकते राजन। उसे कोई 25 वर्ष की स्त्री ही मार सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, उसकी शक्तियां तभी बढ़ती हैं जब वो 25 वर्ष की स्त्री से संपर्क बनाता है। उसे भी मालूम है कि उसे एक 25 वर्षीय स्त्री ही मार सकती है, इसलिए उस समय वो उन्हें अपने करीब रखता है, जिससे कि पहले ही स्त्रियों के दिल में उसका डर बैठा रहे। बाबा, तो कोई स्त्री उसे कैसे मारेगी? इस भस्म का इस्तेमाल कैसे होगा? कोई भी स्त्री अपने 25वें जन्मदिन के 3 दिनों के भीतर अगर उसके शरीर पर ये राख फेंक देगी तो वो भस्म हो जाएगा। हमने उस भस्म को एक कलश में करके अपने कक्ष में रख लिया है, हमारी तस्वीर के पीछे एक गुप्त अलमारी में। और अब जब भी कोई लड़की 25 वर्ष की होगी, उसके जरिए उसके हाथों से ये भस्म उस दानव पर छिड़कवा कर हम उसका अंत कर देंगे और फिर अपनी प्रजा से माफी भी मांगेंगे। ये सुनकर सभी लोग हैरान थे। राजा वीर प्रताप बहुत खुश थे, लेकिन उस समय उनकी प्रजा ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें खत्म कर दिया। उनके मरने के बाद वही दानव अब सामने आया। उस नए राजा का वध कर दिया और सभी को ये दिखाया कि वो ही राजा है जो मरने के बाद दानव बन गया है। और अगर अब इस राज्य की कोई भी 25 वर्ष की स्त्री को उसके पास नहीं पहुंचाया गया तो वो उसके ही घर के मर्दों को मार गिराएगा। तब से आप लोग बिना किसी जानकारी के ही उस दानव को राजा समझकर उसकी बात मान रहे थे। ये सुनकर सभी हैरान रह गए और सभी की आंखों में पछतावा नजर आ रहा था। जानवी बिटिया, तुमने हमारी आंखें खोल दी, हमें सच से रूबरू कराया। तुम्हारे साथ हमने जो भी किया उसके लिए हमें माफ कर दो। अब गांव के लोगों ने राजा वीर प्रताप की एक मूर्ति बनवाई और उनको देवता की तरह पूजने लगे। आदित्य ने जानवी से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।